तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ लिया था। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो बॉन्डिंग क्या है कि ऐसा नहीं कि रातों रात डेवलप हुआ, ये कई स्टेज में डेवलप हुआ। सबसे पहले इसके बारे में वर्नर ने देखा, बाद में फिर एक साइंटिस्ट और आए, उन्होंने कोई थ्योरी प्रपोज किया, फिर बाद में एक साइंटिस्ट ने अलग थ्योरी प्रपोज किया, बाद में एक अलग थ्योरी में। इसमें कुल मिलाकर 3 और 4 थ्योरी है, 2 छोटे थ्योरी है और 2 एक्चुअल बड़ी थ्योरी है। तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल में करते हैं आपके पास वर्नर्स थ्योरी। इवन कई बार वर्नर्स को ही फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। इन्होंने ही ज्यादा स्टडी किया, इन्होंने कुछ रूल बताए, इन्होंने ही बोला कि ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और ये डिसोसिएट नहीं होता। मीन्स इनको कई बार बोला जाता है फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका यूज मेडिकल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता है। तो वर्नर ने क्या पहले समझते कि क्या है क्या, कुछ मॉलिक्यूल का स्टडी किया। मान लो कुछ मॉलिक्यूल को देख रहे थे वो, तो जैसे कुछ मॉलिक्यूल इन्होंने देखे, जैसे CO आपके पास Cl3 और .6 अमोनिया। और डॉट का मतलब ये कि ये ब्रेक हो सकता है, मीन्स मतलब ये टूट सकता है। फिर आपके पास CO Cl3 5 अमोनिया, CO Cl3 और 4 अमोनिया, और CO Cl3 और 3 अमोनिया। तो वर्नर ने क्या है कि इन 4 मॉलिक्यूल पे कुछ रिसर्च किया। रिसर्च मीन्स कि जैसे मान लो इनकी कुछ प्रॉपर्टी को स्टडी किया। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी होता है, तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो चारों मॉलिक्यूल को पानी में डाल देते हैं। तो जब चारों मॉलिक्यूल को अगर पानी में डालेंगे तब क्या होगा, मॉलिक्यूल कटायन अनायन में टूट जाएगा। अमोनिया तो चलो न्यूट्रल कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे 1 कोबाल्ट और 3 क्लोरीन, 1 कोबाल्ट 3 क्लोरीन में कटायन और अनायन की वजह से कंडक्टिविटी आती थी। इन्होंने बोला कि कटायन अनायन तो सेम है, तो सब में कंडक्टिविटी सेम होनी चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या देखा कि कंडक्टिविटी और वही कैथोड एनोड लगा के जो कटायन का जो फ्लो होता है, और अगर आपको कंडक्टिविटी देखना है तो मेरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर पे जाके देख सकते हो आपको। तो उन्होंने क्या देखा कि इसका कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा आया, इसका कंडक्टिविटी इससे कम, इसका और कम, और लास्ट वाला का कंडक्टिविटी 0 आया। तो उनको तो पहले समझा ही नहीं कि ये 0 कैसे आ गया, इसमें मतलब कटायन अनायन कंडक्टिविटी नहीं आ रहा, मतलब पानी में डिसॉल्व किया है, इसको कोई कंडक्टिविटी ही नहीं। मीन्स वो भी हैरान ये कैसे। और धीरे धीरे कटायन अनायन का नंबर तो सेम है, चलो अमोनिया तो गैस इसको छोड़ दो, कटायन अनायन का नंबर सेम है तो सेम कंडक्टिविटी आनी चाहिए, ऐसा हुआ नहीं। तो उन्होंने कुछ और प्रॉपर्टी का स्टडी किया। तो उन्होंने क्या किया कि मान लो इन सबके 1 मोल ले लिए और इन सबको क्या किया कि वाटर में चलो डिसॉल्व किया। जब वाटर में जब डिसॉल्व किया तो उन्होंने सोचा कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो भी सेम होगा। और देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए एक चैप्टर होता है लिक्विड सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग उसमें देखते हैं कि ये कैसे चेंज होता है। मीन्स उन्होंने सोचा कि चलो सेम कटायन अनायन है तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी सेम आना चाहिए, पर वो भी नहीं हुआ। इन चारों के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हुए, अलग अलग आए। तो वो तो समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग, मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग, कंडक्टिविटी भी अलग अलग। तो अब उन्होंने फिर आगे धीरे धीरे उन्होंने इस पे रिसर्च किया और उन्होंने बोला कि चलो रिएक्शन करके देखते हैं। तो उन्होंने इसका रिएक्शन कराया Ag के साथ, क्योंकि उनको पता था Ag क्लोरीन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता है बॉन्ड बनाने की। तो उन्होंने देखा यहाँ पे बन गया 3 मोल AgCl, तो यहाँ पे 3 मोल AgCl बना। मतलब ये एक्सेस में इसकी कोई कमी नहीं, Ag भर भर के लिए एक्सेस में इसकी कोई कमी नहीं। यहाँ पे 3 मोल AgCl बन गया। फिर इसका रिएक्शन करा Ag से, Ag एक्सेस में, Ag की कोई कमी नहीं, बहुत एक्सेस मिले। पर उसके बाद भी वो सिर्फ बना 2 मोल AgCl, मतलब कहने के 3 क्लोरीन और निकला सिर्फ 2 क्लोरीन। उनको समझ में नहीं आया कि 3 2 क्यों निकला, 1 क्यों नहीं निकल रहा। और वो एक्सेस में, मतलब Ag में कोई कमी नहीं, Ag का अमाउंट बहुत ज्यादा है, पर फिर भी वो 2 ही निकला, तीसरा वाला निकला ही नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, Ag इसमें लिया और Ag इसमें लिया, फिर से रिएक्शन करवाया। फिर देखा यहाँ पे सिर्फ एक ही AgCl बन रहा है, इसमें और AgCl बने नहीं रहा है। एक्सेस में लिया है, कोई कमी नहीं, पर और रिएक्शन नहीं हो रहा। और जब लास्ट वाले में Ag को जब पास कराया
तब कुछ मिला ही नहीं, तो उनको क्या समझ ही नहीं आया क्या हुआ, तो इसलिए उन्होंने पहले तो नाम दिया भाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर बाद में इसको बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पे क्या है कि 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोई नहीं, तो उन्होंने फिर अपने साइड से जो उनको समझ में आया, जो भी उनको समझा उसके हिसाब से उन्होंने कुछ थ्योरी बना दी। तुम लोग वही देखते हैं वर्नर्स थ्योरी, तो समझ में आ रहा होगा क्या हुआ। उन्होंने मौलिक मतलब ये मैं बताना चाहूँ ये टॉपिक ओरिजिन हुआ कैसे, आपको पहले फीलिंग आना चाहिए कि करने वाले क्या है। वर्नर ने ऐसे मॉलिक्यूल का स्टडी किया और एजिस रिएक्शन करा, देखा उसके मोल अलग अलग है, तो उसको लगा कि यार क्लोरीन है कहने के लिए 3, पर तीनों एक जैसे नहीं है, उसमें एक अलग 2 अलग है, या कहने के लिए 3 है, मतलब एक अलग चल रहा है 2 अलग चल रहा है, कहने के लिए है क्लोरीन 3 पर वो अलग अलग चल रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बताया, तो उन्होंने बोला कि ये जो मॉलिक्यूल है, उन्होंने ही ऐसा बोला कि ये मॉलिक्यूल एक्चुअल में ऐसा है, CO NH3 6 और Cl3, और बोला कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये जो इसके अंदर का मॉलिक्यूल पानी में डालने पे नहीं टूटता है, इसको बोला एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और ये पानी पर डालने पे नहीं टूटता है। जी देखो पहला रूल, मतलब पहला थ्योरी में आपको बोला कि 2 छोटे थ्योरी फिर 2 आगे चल के बड़ी थ्योरी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, क्या करेंगे होता है वो आगे करेंगे, अभी हम पहले देख रहे हैं कि उनको क्या लगा, वर्नर्स को क्या लगा, तो उसके हिसाब से बोला कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो सेकंड वाले के लिए बोला कि जो कोबाल्ट है इसमें अमोनिया जो है मतलब अमोनिया तो 5 है, 5 अंदर और एक क्लोरीन अंदर है और 2 क्लोरीन बाहर, उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो बाहर का क्लोरीन है ये तो टूट जाता है पर अंदर का क्लोरीन टूटता नहीं है। उन्होंने बोला कि अंदर का क्लोरीन नहीं टूटता है, ठीक है, उन्होंने ये बोल दिया। फिर नीचे वाले को बोला कि आपके पास यहाँ आपके पास वही चारों अमोनिया और ये हमारा चौथा वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो मेटल है इसमें 2 टाइप की वैलेंसी आपको पता ही क्या होता है, जैसे सोडियम के वैलेंसी 1 होती है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है, या फिर जैसे मान लो क्लोरीन उसका वैलेंसी भी 1 होता है, वो एक बॉन्ड बनाना चाहता है, वैलेंसी व बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो उन्होंने क्या बोला, वर्नर ने क्या बोला कि ये जो भी मेटल इसमें 2 टाइप की वैलेंसी है, एक वो वैलेंसी जिसकी वजह से मेटल पे चार्ज आता है और जो पानी पे जाने पे टूट भी सकता है, ठीक है, मतलब एक वो वैलेंसी जिसकी वजह से मेटल पे चार्ज आता है और जो मतलब जिसकी वजह से मेटल पे चार्ज आएगा जो पानी पे जाके आयनाइज हो जाएगा, आयनाइजेबल, जो मतलब ब्रेक हो सकता है। और दूसरा वैलेंसी वो जिसकी वजह से मेटल पे चार्ज नहीं आ रहा है और जो वाटर में जाने पे ब्रेक नहीं होगा, जिसको बोला नॉन आयनाइजेबल। तो पहले लिख लेते हैं, देखो तो इन्होंने बोला 2 वैलेंसी है, एक है प्राइमरी वैलेंसी, आगे चल के प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर बोला गया, पर उन्होंने प्राइमरी वैलेंसी वर्ड यूज किया, आपको हिंट के लिए याद रखने के लिए याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर। तो आगे चल के इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोला गया, तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। इसकी वजह से क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज होता है, ठीक है, मतलब चार्ज होता है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस charge is placed on central metal atom, ठीक है। तो ये क्या, ड्यू टू दिस चार्ज इज प्लेस्ड ऑन सेंट्रल मेटल एटम, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, चार्ज प्लेस होता है सेंट्रल मेटल एटम पे, ये वैलेंसी टूट सकती है, मीन्स ये वाटर में जाने पे ये क्या ब्रेक हो सकता है। तो ये क्या आपके पास आयनाइज हो सकता है, आयनाइजेबल। इसको डॉटेड लाइन से दिखाना, अभी रिप्रेजेंटेशन सीखते पहले इसको ले लेते, मतलब ये क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो भाई कैसे रिप्रेजेंट करना है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसकी वजह से सेंट्रल मेटल एटम में चार्ज आता है, ये आयनाइजेबल है, और यही कि इसको डॉटेड लाइन से दिखाना है, याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर, सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर।
बस। तो प्राइमरी वैलेंसी बोला, ये ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये समझ में आया। और क्या होता है कि जो दूसरा बोला वो बोला सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग क्या याद करेंगे, हम लोग इसको आगे चल के बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक्चुअल में होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितना बॉन्ड बनाया गया। जैसे मान लो वाटर है, तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो वही नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो फॉर्म होता है। तो इसको क्या बोला कि जी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सेकेंडरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed with central metal atom। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये। अब देखो ये जो होता है, मतलब इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव न्यूट्रल दोनों आ सकता है, जिसको हम लिगेंड जो वर्ड है इन्होंने यूज नहीं किया, लिगेंड आगे चल के बोला, मतलब आगे डिस्कवर हुआ। तो बस बोला कि मेटल पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और जो बॉन्ड बनाएगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। आगे चल के हमको पता चला पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको पॉजिटिव कैटायन मैंने मतलब कैटायनिक लिगेंड भी लिखवा रखे, पर इन्होंने बोला कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो या तो न्यूट्रल होगा या फिर नेगेटिव होगा, मतलब ऐसा बोला। और इसको बोला ये है नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। और इसको बोला रिप्रेजेंटेड बाय डार्क लाइन। तो इसको क्या है, डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको सब लोग लिख लो ये। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मतलब रिप्रेजेंट करेगा और ये नॉन आयनाइजेबल है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली, और इसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करना है। अब हम लोग इसको समझते देखते क्या है। तो देखते इसमें ड्रॉ करते, देखो जैसे पहला वाला, तो देखो इसमें क्या है, इसका चार्ज -1 तो इसका चार्ज +3। तो देखो पॉजिटिव चार्ज कोबाल्ट में किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है। जिसकी वजह से चार्ज आता है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर या प्राइमरी वैलेंसी, इसको डॉटेड लाइन से दिखाना है। तो समझते पहले, कोबाल्ट और ये तीनों क्लोरीन की वजह से चार्ज आ रहा है, जिसकी वजह से चार्ज आएगा उसको दिखाना डॉटेड लाइन से, ठीक है। और पानी पे जाने पे ये टूट भी जाता है, तीनों मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो वो टूट जाता है, ये टूट भी जाएगा। और अंदर वाले जो 6 अमोनिया वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले अमोनिया 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसको हम लोग मतलब डार्क लाइन से अमोनिया, ऐसे अमोनिया, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस मॉलिक्यूल को वैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मींस जिसकी वजह से चार्ज आएगा उसको दिखाना है डॉटेड लाइन से, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उसको मतलब डार्क लाइन से, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आया पहले वाले पर, समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें हम लोग सेकंड वाले पर, तो सेकंड वाले से देखो इंटरेस्टिंग केस है। अब ये जो क्लोरीन है देखो, ये इसका स्टेट -1 और इसका +3, तो इसका जो चार्ज जो आ रहा है, मतलब इस पे देखो चार्ज क्या है +3, इस पे जो चार्ज जो आ रहा है वो इस क्लोरीन की वजह से भी आ रहा है, इसकी वजह से मतलब इसकी वजह से भी चार्ज आ रहा है, प्लस ये वाला क्लोरीन अंदर भी है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा। देखो जो अंदर प्रेजेंट है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट है वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा और उसकी वजह से चार्ज भी है। तो अब इसको हम लोग फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो क्या होगा, तो देखो जो क्लोरीन बाहर है उसको डॉटेड लाइन से, और ये क्लोरीन देखो दोनों काम कर रहे हैं, इसको दोनों लाइन से। देखो ये क्लोरीन की वजह से चार्ज भी आ रहा है, चार्ज तो डॉटेड लाइन का मतलब चार्ज, और ये क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना तो उसमें डार्क लाइन में दिखाना है। तो जो दोनों काम करेगा उसको दोनों लाइन दिखाना। ऐसा तो कोई रूल बोला ही नहीं कि जिसकी वजह से प्राइमरी वैलेंसी होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी नहीं करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक लिगेंड या फिर एक जो मॉलिक्यूल है या जो फिर जो आयन है वो दोनों काम कर सकता है,
वो प्राइमरी वैलेंसी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये आपका इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें देखो ये दो क्लोरीन दोनों का, अब ये जो डार्क लाइन जो होता है ध्यान रखना टूटता नहीं है। ये जो डार्क लाइन है ये मतलब डार्क लाइन का मतलब ये है कि नॉन आयनाइज। तो डार्क लाइन का मतलब ये अगर आप पानी पे डालोगे तो डार्क लाइन नहीं टूटेगा, नॉन आयनाइज, तो सेकेंडरी वैलेंसी। और जो डॉटेड लाइन बताना चाह रहे कि वो कमजोर बॉन्ड है, तो पानी पे डालने पर टूट जाएगा, वो आयनाइज हो जाएगा। तो ये समझ में आया, डॉटेड मतलब कि वो कमजोर बॉन्ड को दिखा रहा है, वीक बॉन्ड को, वो टूट जाएगा और डार्क लाइन नहीं टूटे। अब इसमें देखो इसमें अच्छा एक अमोनिया कम करना था, सॉरी ये इसका स्ट्रक्चर है 5 अमोनिया 3 क्लोरीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर। अब देखो नेक्स्ट वाले में यहाँ पे कितना अमोनिया है 4 और यहाँ पे आपके पास कितने क्लोरीन है मतलब 3। तो पहले एक तो हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इस वाले का स्ट्रक्चर का करते हैं, देखो इसका स्ट्रक्चर। तो देखो 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन अंदर वाले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएंगे और इनकी वजह से चार्ज भी आएगा। तो फिर आपको इसको दोनों से दिखाना है और इस पे चार्ज प्लस 2। ठीक है, समझ में आएगा। तो ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर होगा। और अब देखो लास्ट वाला करते हैं। तो लास्ट वाला देखो 3 अमोनिया का और तीनों क्लोरीन का दोनों काम कर रहे थे। तो लास्ट वाले का स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो बस यही आपका वर्नर्स थ्योरी, मतलब बस याद रखना प्राइमरी वैलेंसी में ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी वजह से चार्ज आता है, जो ब्रेक होता है, जो आयनाइज हो सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो ब्रेक नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो आपके पास समझ में आ गया, ये हो गया वर्नर्स थ्योरी। अब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ रही थी। तो वर्नर के बाद क्या है, एक आपके पास सिडविक्स थ्योरी। तो सिडविक ने ट्राई किया इन मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी समझाने के पीछे कि क्या रीजन है कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है और मतलब क्यों ये सबसे अलग, ये समझाने का ट्राई किया। इन्होंने एक थ्योरी बताया, इसको बोला, एक टर्म बताया EAN। क्या इसका मतलब है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर आप जेई में या नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जेई में, नीट और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, तो उसके लिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है तीनों एग्जाम में। एडवांस में तो इतना ज्यादा नहीं आता, पर उन तीनों एग्जाम में काफी ज्यादा आता है EAN के बारे में। तो देखते क्या है EAN क्या है। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर उसमें से माइनस करना है ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस करना है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्लस करना है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म विद सेंट्रल एटम। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, समझ में आ गया। अब चलो इस पे देखते क्या है क्या ये। इससे स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्टेट -1, इसके स्टेट के लिए x 6 टाइम -1 इज इक्वल टू -4, x इक्वल टू +2। मीन्स आयरन का स्टेट कितना आ रहा है? +2। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया, कितने? 2, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस के से माइनस किया है। जब भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक वैकेंट ऑर्बिटल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के काम आते हैं ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में होता है ना, वो दोनों के काम आता है वो। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को फायदा हो रहा है। तो कितने यहाँ पे मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कितने बनाने वाले? 6। और 1 से 2 का फायदा, इसलिए 2 लिखा हुआ है। तो प्लस क्या होगा? 2
इंटू 6, अरे एक से 2 का फायदा 6 है, तो देखो इसको निकाला 36 याद करो किसका एटॉमिक नंबर, क्रिप्टॉन इनर्ट गैस का। सिडविक ने बोला कि ऐसी बॉन्डिंग करके जो मेटल होता है उसका एटॉमिक नंबर अगले वाले इनर्ट गैस के इक्वल आ जाता है, और बोल दे इस वजह से मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो हम लोगों ने इसको बोला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आया? सिडविक ने ये बोला कि मेटल जो होता है ऐसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बना के अपने एटॉमिक नंबर को नेक्स्ट वाले इनर्ट गैस इक्वल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टेबल होते हैं। ये कैलकुलेशन करना समझ में आया? तो देखो उसको लेके बहुत एग्जांपल बताया, काफी हद तक सही थी। देखो मैं आगे एग्जांपल कुछ करूं, पहले आप समझ लो, फिर से एक बार मैं जो बोल रहा हूं। सिडविक ने बोला कि मेटल बॉन्डिंग करते हैं और इसकी वजह से उनका एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट वाले इनर्ट गैस इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है। शुरू में तो बहुत अच्छा लगा पॉइंट, बहुत एग्जांपल बताए, पर बाद में ये फेल होने लगा। देखो फेल होने का मतलब ऐसा नहीं मैं बोलना चाह रहा कि एक्सेप्शन है कोई। एक्चुअल में एक्सेप्शन तो तब होता है जब 100 जगह लगे और 2 जगह फेल हो जाए। अगर 100 जगह लगे और 80 जगह फेल हो जाए तो उसको एक्सेप्शन नहीं कहते, उसको बोलते कि थ्योरी आधी सही आधी गलत। वही हुआ एक्चुअल में इसमें। तो शुरू में तो बोला कि अगले वाले इनर्ट गैस इक्वल होगा, पर हमने जब मॉलिक्यूल को बनाने स्टार्ट किए तो हमको आधे मॉलिक्यूल वो मिले जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगले इनर्ट गैस के इक्वल नहीं था, पर वो फिर भी स्टेबल थे। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में हमको क्या मिला कि मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगले वाले इनर्ट गैस के इक्वल है, तो हमको लगा कि इस वजह से स्टेबल है। पर हमको बाद में ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल मिल गए जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगले वाले इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है, पर फिर भी बहुत स्टेबल है। अरे स्टेबल है, सिडविक ने बोला क्यों स्टेबल है, क्योंकि EAN इनर्ट गैस के इक्वल है। और हमने आगे चल के क्या देखा, EAN इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है, फिर भी स्टेबल है। तो क्या बोलोगे, थ्योरी फेल हो गई। तो ये थ्योरी में आगे चल के देखा कि आप लिखना चाहो लिख लो कि दिस थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मेनी मॉलिक्यूल्स and many molecules are stable even without effective atomic number equal to atomic number of next inert gas। ठीक है, तो लिख लो even without equal of effective atomic number is equal to वही next inert gas। तो next inert gas इक्वल होने के बावजूद भी क्या है कि बहुत ज्यादा ये स्टेबल हमको मिला ऐसा। तो पहले एग्जांपल, पहले इसको निकालना सीख लेते हैं, पहले निकालना कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है, इसका निकालना है स्टेट +2। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 25, चार्ज +2 तो 2 माइनस करना है, और देखो 6 से और 1 वाटर से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 6 तो 23 + 12, और आपके पास कितना आया 35। ये नहीं सोचना कि 36 आना चाहिए, वो तो थ्योरी ने बोला 36 आना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, पर 35 आने के बाद भी स्टेबल होता है, कोई टेंशन नहीं लेना, आप सही है वो। तो ऐसा भी होता है। ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका स्टेट 0 -1, ये x का वैल्यू निकालोगे +3, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 26 -3, और देखो 3 और 3 6, तो 2 × 6 तो फिर से 35, मतलब 36 नहीं तब भी स्टेबल होगा। और ऐसा भी नहीं कि कम आए, ज्यादा भी आ सकता है, मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कम ज्यादा कुछ भी निकलता है। ठीक है, ऐसे चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब चलता है, ये समझ में आ रहा होगा, कम ज्यादा कुछ भी निकल सकता है। एक दो चलो एग्जाम्पल और करते हैं फिर। ये एक मॉलिक्यूल लेते हैं EN क्या है, बाइडेंडेंट लिगेंड इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन याद करो, ये था आप लोगों को कहा था याद करने के लिए NH2 CH2 बस याद कर लेना कि ये बाइडेंडेंट, उससे भी काम चल जाएगा, बाइडेंडेंट। ठीक है, ये इस पे 0 चार्ज, तो इसका चार्ज निकालोगे +2। ठीक है, +2 आ गया इसका चार्ज।
अब देखो इसका एटॉमिक नंबर, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 प्लस 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे। अब देखो En हमने 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा था, 2 इंटू ये नहीं लिखा था नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड नहीं था, वो था 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब समझो En क्या है, बाइडेंडेट है, तो भाई एक En कितने बॉन्ड बनाएगा, 2, मतलब एक En 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक En से 4 इलेक्ट्रॉन आने वाले, ध्यान रखना। मतलब En से आप ऐसे समझो, En से देखो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक En से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 En से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मैंने 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड नहीं लिखवाया, मैंने लिखवाया 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बाइडेंडेट की केस में 2, ट्राइड में 3, ऐसा करना होता है। तो ये क्या होगा आपके पास, तो ये आपके पास होगा जैसे ये होगा 2, और यहाँ पे क्या होगा, कितने कोऑर्डिनेट, मतलब एक En से 2 तो 3 En से 6, तो इसको करने पे कितना आया 37। EAN 36 से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, MnEDTA, अरे याद करो, इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, याद करो EDTA। तो EDTA के बारे में क्या क्या है, मतलब चार्ज -4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। EDTA चार्ज -4, कोऑर्डिनेशन नंबर +6। अगर इसका चार्ज -4 है तो Mn का चार्ज +4 होना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। Mn का एटॉमिक नंबर 25 -4। अगर आपको मैंने वैसे बोला था फ्लेक्सी डेंसिटी, लेकिन अगर नहीं दिया तो आप मैक्सिमम डेंसिटी लोग, इसकी डेंसिटी में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना, 6, तो एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, तो इंटू 6, तो कितना होगा 21 + 12 33। समझ में सबको आ रहा होगा कैसे निकालते हैं। तो ये आपके पास होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है कि मतलब सर्टिफिकेट ने बोला अगले वाले के इक्वल होना चाहिए, पर कई बार इक्वल होता है, कई बार इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ये चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, चलो इसी बात पे। एक चलो ये एग्जांपल है, OX का मतलब ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट पे चार्ज होता है -2 -1, तो इस पे चार्ज आएगा +3। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 और +3 स्टेट 3 निकाल दिया। देखो मोनोटेंटेट 3 बॉन्ड, मोनोटेंटेट 1, 4 हो गए। ऑक्सिलेट इज अ बाइडेंटेट, मैंने बाइडेंटेट में लिखवाया, मतलब एक ऑक्सिलेट से 2 बॉन्ड, मतलब 2 यहां से 2 बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2, 1 3 और 3 6, तो ये होगा 2 इंटू 6, निकालोगे 36, ठीक है। समझ में आ गया, ये इसके इक्वल होगा। तो EAN अगले वाले नेट गैस के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कह नहीं सकते। चलो एक और देख लेते हैं इसमें। प्लेटिनम EDTA, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78, ठीक है। ये तो इसका चार्ज -4, तो इसका चार्ज +4, तो 78 -4, अरे +4 चार्ज आने, और इसका डेंसिटी क्या है 6, 2 इंटू 6, तो दिस विल बी 86। ये अगला जो है इनर्ट गैस रेडॉन उसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया। तो देखो EAN नेक्स्ट वाले इनर्ट गैस इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर मैं आपको कुछ देखो इसमें क्या है, हम लोग चैप्टर करते हैं तो चैप्टर के लास्ट में हम लोग एक स्पेशल लिगेंड पढ़ते हैं, इसका नाम है CO, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। अगर लिगेंड कार्बोनिल है, तो हमने क्या देखा कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो रूल होता है वो हमेशा वैलिड होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सिर्फ इसी के लिए हमने क्या देखा, और नॉर्मली ये जब बॉन्ड बनाता है तो सिर्फ यही होता है और कोई नहीं होता। हमने क्या देखा कि जब लिगेंड कार्बोनिल होता है CO, कार्बोनिल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो मेटल क्या होता है, मतलब इफ लिगेंड इज कार्बोनिल देन मेटल ऑलवेज फॉलो रूल ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का रूल का मतलब कि उसका जो एटॉमिक नंबर हमेशा नेक्स्ट इनर्ट गैस के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मतलब यही कि इन केस ऑफ CO
rule of EAN is always valid, ये हमेशा वैलिड होगा। इसका मतलब ये है कि EAN of metal is equal to atomic number of next inert gas। EAN of metal is equal to एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, तो वो अगले वाले इनर्ट गैस के हमेशा इक्वल आता है, ये हमेशा होता है हमेशा। जैसे FeCO5, देखो CO पे चार्ज 0 होता है, तो आयरन पे भी चार्ज 0, तो 26 और -0 और वही 2 × 5 तो 36, तो यही आता है। ये बात ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा अगले वाले के इक्वल आएगा। कई बार क्या होता है इक्वल नहीं आता, इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे मैं एग्जांपल चलो बताता हूँ, आप 2 एग्जांपल को देखना बहुत ध्यान से। इन 2 एग्जांपल को चलो ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला कि EAN इक्वल होना चाहिए इसके केस में, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा। मैंने इसको देखा, EAN निकाला, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, और ये क्या होगा 2 × 5, तो कितना निकला 37। अभी तो मैंने बोला हमेशा इक्वल होगा, पर तो ज्यादा निकाला। तो अब इसमें क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा आता है, आपको इसमें क्वेश्चन क्या मिलेगा, 4 कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स will undergo oxidation, या लिखा रहेगा which of the following complex will undergo reduction। तो समझो क्या है कि ये जो है ये EAN को फॉलो करेगा ही करेगा। अगर EAN को फॉलो करना है तो अगला इनर्ट गैस क्या है, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 36, और इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, तो अब इसको 36 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, लॉस। जब भी कार्बोनिल होगा तो EAN का रूल हमेशा वैलिड होगा। तो ये आता है आपको कार्बोनिल में क्वेश्चन मिलेगा कि 4 दे रहेगा, पूछेगा बताओ कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस। बाकी के केस में हमको नहीं पता, बाकी के केस में हमें कुछ नहीं पता, पर कार्बोनिल के केस में हमें कंफर्म पता है कि वो EAN को फॉलो करता है वो। तो ये आया 37, तो हमको पता है कि अगला इनर्ट गैस 36 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो। तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और वो 37 से क्या बनेगा 36। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसको ऑक्सीडाइज होना होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा। चलो इसमें आते हैं, EAN निकाला 25 और 2 × 5 35, तो 35 आया। तो अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए ये 2 काम कर सकता है, 2। एक ये किसका रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन हो जाए, तभी तो 35 से 36 हो, हमको 36 चाहिए, रिडक्शन हो जाए। या कई बार ऐसा भी होगा कि इसमें डाइमर बन जाए। डाइमर मतलब क्या, अरे जैसे होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड, अरे समझो मतलब एक इलेक्ट्रॉन A का एक इलेक्ट्रॉन मिल का, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन A के भी काम आएगा, B के भी काम आएगा, मतलब दोनों ने मिलकर डाइमर बनाए, तो जुड़ गए ना ये। तो अब ऐसे केस में ये हो सकता है, मीन्स क्या हो जाए, जो Mn है, 2 Mn जो है वो आपस में मिलके बना ले Mn2 और CO10, वो क्या बना ले, डाइमर। तो वो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 Mn में, मतलब आप लिख लो ऐसे, देखो 5 CO और 5 CO, तो दोनों Mn में क्या है कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों में क्या है 35 इलेक्ट्रॉन। तो एक काम तो हो सकता है कि रिडक्शन हो जाए, मतलब आपसे पूछ सकते हैं ये क्या क्या कर सकता है। तो एक ऑप्शन तो रिडक्शन का, भाई रिडक्शन का हो जाए तो इलेक्ट्रॉन 35 से 36 हो जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में जुड़ के डाइमर बना ले और उसकी वजह से भी स्टेबल हो जाए। तो जैसे ये, तो वो आपस में डाइमर बनाएंगे तो उसकी वजह से भी स्टेबल होगा। तो आपके पास जब भी कार्बोनिल आएगा तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है
कि उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट इनर्ट गैस के इक्वल करना है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कम कर देना, ऑक्सीडाइज बोलेंगे, कम है तो ज्यादा कर देना। ज्यादा करने के लिए नॉर्मली वो क्या करेगा, रिडक्शन या फिर डाइमराइजेशन। एक एग्जांपल और CO का ही ये मॉलिक्यूल, इसका EAN निकालते हैं 35, इसका क्या होगा, रिडक्शन और डाइमराइजेशन। तो मतलब ये क्या होगा, दो मॉलिक्यूल मिलके बना सकता है ये मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए डाइमर पे फॉर्म कर सकता है। तो याद रखना मेटल कार्बोनेट के केस में हमेशा क्या होता है, डाइमराइजेशन या रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट वाले इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल हो सके।